चलो, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान है, नंबर ऑफ कंपोनेंट मिक्स कितने हुए हैं उसके बिहाफ पे भी मैंने आपको बताया था कि भाई 2 कंपोनेंट मिक्स करते हो तो बाइनरी बनता है, 3 करते हो तो टर्नरी बनता है, राइट? ये सारी चीजें बताई थी। फिर मैंने आपको क्या समझाया था, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, है ना? पूरा बताया था ना कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, राइट? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सब इन पे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था बेटा सॉल्यूशन टोटल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के हिसाब से टोटल 9 टाइप्स हैं, उनमें से हमें 3 टाइप्स ये जो हमारे सिलेबस में हमें डिटेल में पढ़ना है। कौन सा? बोलिए। गैस इन लिक्विड, दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा क्या बेटा? हाँ जी, सॉलिड इन लिक्विड, या फिर यहाँ पे एक और कैटेगरी भी आ जाती है ना, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, वन हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर। तो जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐसे 2 लिक्विड का भी मिक्सचर हम यही कवर करते हैं, इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, करेक्ट? लेकिन इन सभी में कॉमन क्या है भाई? सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड। ओके, तो देखो, तो मैं वाटर के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, वही प्रॉपर्टी सभी की होगी, इजंट इट? तो मैं उसको लेकर के एक बार डिस्क्राइब करता हूं। तो देखो बच्चों, तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो मैं एक प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं, राइट? एक प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ले रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि उसको ऐसे कंटेनर में मैंने डाल रखा है जो कि इनिशियली इवैक्यूएटेड था। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि उसके अंदर सर किसी भी तरह की कोई गैसेस नहीं है, उसके अंदर मैंने डाल दिया। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सर ऐसे भी कर देंगे ना तो लिक्विड के मॉलिक्यूल अपने जगह पे फिक्स थोड़ी ना रहते हैं, वो तो घूमते रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल कंप्लीटली फ्री होते हैं घूमने के लिए, वो जिस कमरे में डाल दो वहां तक फैल जाते हैं। लिक्विड अपनी बाउंड्री छोड़ करके पूरा लिक्विड नहीं एक्सपैंड करता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही। देयर मस्ट बी सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, किसी की एनर्जी कम होगी, कुछ मॉलिक्यूल की, कुछ की ज्यादा होगी, होगी ना? अब यहाँ पे हम पार्टिकल पकड़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या हो रहा होगा। तो 2 पार्टिकल लूंगा, ये एकदम टॉप सरफेस है, एक लूंगा सरफेस के पास वाले पार्टिकल का, और एक लूंगा अंदर वाले पार्टिकल। जो अंदर वाला पार्टिकल है बेटा, उसको कितने लोग समझ रहे हो कि चारों तरफ से इस पार्टिकल पे चारों तरफ से क्या लग रहे होंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस, इजंट इट? इधर 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 जितने हैं, पूरा स्फेरिकल तरीके से हर पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा हो। जब सभी खींच रहे होंगे तो इस पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। तो नेट फोर्स 0 है तो इसका जो भी अपना मोशन है वो कंटिन्यू रहेगा। बस ये होगा कि आगे जाके किसी से टकरा गया, टकरा जाते ही वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो इस तरह के मोशन लिक्विड के पार्टिकल अपना करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो करते करते यहाँ सरफेस पे आते, यहाँ कहानी बदल जाती। अब आप ध्यान से देखो इसके चारों तरफ, तो इधर 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 सब तरफ बेटा इसको खींच रहे हैं। तो जब खींच रहे हैं तो इसकी जो स्पीड है उसको कम करेंगे, क्योंकि जब आप नेट फोर्स किसी पे नीचे लगाओ, अगर उसका स्पीड ऊपर हो तो कितने लोग बोले टाइम बीतने के साथ सर स्पीड घटने लगेगा, रिटार्डेशन वाला केस हो गया। घटते 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 ऊपर सरफेस पे आते आते अगर उसके पास रेसिडुअल स्पीड है अभी भी, तो कितने लोग कह रहे हैं वो सरफेस को छोड़ेगा और बाहर आ जाएगा। दैट्स द रीजन फॉर इवापोरेशन। तो इवापोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि इवापोरेशन सिर्फ बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद तो कहीं से भी होता है। सरफेस पे आने वाले मॉलिक्यूल का चांसेस है कि वो वेपर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए।
तो t इज इक्वल टू 0 में हमारे पास ऊपर कुछ मॉलिक्यूल नहीं थे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में डिपेंडिंग ऑन किस रेट से वो इवापोरेट हो रहा है उसके हिसाब से कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स आ गए वेपर के, कहां पे, ऊपर आ गए, गैस के फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितने लोग कह रहे हैं सर ये आइडियल गैस थोड़ी ही है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, ये तो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो ऊपर आने के बाद भी इनमें फोर्सेस तो रहेंगे ही। अच्छा, फोर्स रहेंगे तो इनके चांसेस है कि पैरेलली ये कंडेंस भी हो, सब इकट्ठा होकर के कुछ कुछ मिल करके नीचे भी आए, तो ये हो गया कंडेंसेशन। ये क्या था, इवापोरेशन। ये दोनों ही फिनोमेना पैरेलल स्टार्ट हो जाते। तो सर अगर इवापोरेशन भी स्टार्ट हो रहा है, कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं तो इक्विलिब्रियम आएगा एक जगह। अब वो कैसे आएगा, तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, रेट ऑफ इवापोरेशन वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, कि भाई मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई इनफ है कि नहीं कि वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकले। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे। अरे बोलो यार, टेम्परेचर पे। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू आप बोल सकते हो टेम्परेचर। तो किसी दिए गए टेम्परेचर पे अगर वो टेम्परेचर फिक्स है, जैसे रूम टेम्परेचर में बात करूं, तो रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी फिक्स। पर सेकेंड इतने मॉलिक्यूल्स निकल रहे होंगे, प्रोवाइडेड बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट। आ रहा है बात समझ में? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इवापोरेटिंग, दैट इज टर्म्ड एज रेट ऑफ इवापोरेशन। कितने पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा बच्चों, अब रेट ऑफ कंडेंसेशन की मैं बात करूं, रेट ऑफ कंडेंसेशन ये किस पे डिपेंडेंट हो। तो भाई कंडेंस होने के लिए क्या जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स पास पास आए ताकि फोर्सेस लगे और वो कंबाइन करके नीचे आ जाए। और पास पास मॉलिक्यूल कब आएंगे, जब बहुत सारे पार्टिकल ऊपर हो। गिवन वॉल्यूम में ढेर सारे पार्टिकल अगर आप डालते जाओगे, अरे भाई मैं बोलूं कि इतना ही वॉल्यूम है, इसमें मैंने 50 पार्टिकल्स डाल रखे हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस है। मैंने बोला 50 और डाल दिए तो इनके बीच के डिस्टेंस और कम हो गए, 50 और डाल दिए तो और कम होता जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे वेपर फेज में, वैसे वैसे इनका कंडेंसेशन का रेट, सो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जाएगा। अब मुझे अगर इनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करना कि भाई कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन के बीच में क्या ग्राफ आएगा, तो रेट की मैं बात करता हूं और यहाँ टाइम लिख देता हूं। तो बताओ अगर टेम्परेचर फिक्स है तो रेट ऑफ इवापोरेशन तो हमेशा फिक्स रहेगा बेटा। ये किसका ग्राफ होगा, आर ई, ई स्टैंड्स फॉर इवापोरेशन। किसी दिए हुए टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन कंडेंसेशन T इज इक्वल टू 0 पे जब यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं था, तो ऐसे केस में कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 होगा क्योंकि n ही 0। लेकिन 1 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है कि काफी सारे मॉलिक्यूल इवापोरेट करके ऊपर आ गए, तो अब कुछ तो मॉलिक्यूल हो गया ना, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो थोड़ा बढ़ जाएगा। अगले सेकेंड में थोड़े और मॉलिक्यूल इवापोरेट होकर के आ गए, तो क्या टाइम बीतने के साथ इवापोरेशन का रेट बढ़ता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहाँ, एक ऐसा टाइम आएगा जब इवापोरेशन का रेट बढ़ते 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 बढ़ते, सॉरी, कंडेंसेशन का रेट, रेट ऑफ कंडेंसेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कंडेंसेशन का जो रेट है वो बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाए, इवापोरेशन के रेट के बराबर। अब ये बिल्कुल वैसी वाली बात आ गई कि सर अगर 1000 पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे तो अब 1000 नीचे भी आ रहे हैं, तो अब कोई वेपर के नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो अब इसके बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल मर्ज कर जाएगा इससे। क्या मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है अब? क्या मैं बोल सकता हूं कि इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन का जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड? कहने का मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, या फिर यूं बोल लो कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। क्या मैं बोल सकता हूं? कौन से पॉइंट के बाद? ये टी नॉट टेम्परेचर, सॉरी टी नॉट टाइम के बाद, इस टाइम के बाद। इसके पहले क्या है
इसके पहले भाई इवापोरेशन अभी ज्यादा है, कंडेंसेशन कम है, मतलब ऊपर आने वाले पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा है, नीचे जाने वालों का कम है। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आपको ये भी समझ में आएगा, टाइम बीतने के साथ 0 से लेके T0 तक के टाइम में ऊपर वेपर के पार्टिकल बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जैसे ही T0 हो गया, आप जितना ऊपर आ रहे हैं उतने ही नीचे आ रहे हैं, उसके बाद वो फिक्स नंबर के हो गए। डू यू गाइस एग्री? तो बेटा अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, किसका, अगर मुझे इस चीज का डिस्कशन करना हो कि जैसे ये वेरिएशन हुआ है उसके बारे में, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रेट ऑफ इवापोरेशन। मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ उसके नीचे, तो इसको हटा दो। तो कितने लोगों को ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ वेपर पर यूनिट वॉल्यूम, अगर टाइम का मुझे ग्राफ बनाना हो तो कितने लोगों को लग रहा है कि सर वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो उसके बाद कांस्टेंट हो, और ये नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये इससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं पाया। अब मुझे तीसरा ग्राफ एक बनाना है, उसको थोड़ा ध्यान से। इस बारी में वेपर प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू वेपर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप वो ग्राफ थोड़ा ऊपर बना सकते हैं, नीचे वाला। अच्छा ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ। चलो मैं इसी के पैरेलल बना दे रहा हूँ, चलेगा? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रेशर ड्यू टू वेपर की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेशर ड्यू टू वेपर, अब जैसे जैसे मोल बढ़ेंगे तो बड़ा सिंपल सा है यार, हम सबको मालूम है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी, ये मालूम है ना? हालांकि वेपर के लिए एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, बट फिर भी हम चलो रिलेट तो कर सकते हैं। तो बताओ जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर फिक्स है, तो बताओ टाइम के साथ प्रेशर बढ़ेगा, 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 और जैसे ही वो T0 अटेन हुआ उसके बाद, तो बेटा ये जो मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है ना, ये इसको P0 रिप्रेजेंट करता है, और इसका नाम क्या होता है? वेपर प्रेशर। क्या नाम होता है? हाँ, ये दिमाग से एकदम अच्छे से बिठा लेना है कि वेपर प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू वेपर आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रेशर ड्यू टू वेपर इज दिस वैल्यू विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और यहाँ तक आ रहा है, मतलब कोई भी कंटेनर के अंदर किसी भी टाइम पे जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर ड्यू टू वेपर है। लेकिन ये बढ़ते 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 जब एकदम मैक्सिमा हो जा रहा है, और मैक्सिमा कब हो रहा है? जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। आ रहा है बात समझ में? कौन सा इक्विलिब्रियम? इवापोरेशन वर्सेस कंडेंसेशन का इक्विलिब्रियम। जब वो स्टैब्लिश हो गया तो जाकर के जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं P0, और उसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर is the maximum pressure attained during the equilibrium of liquid and vapor. Maximum pressure ध्यान रखना P0, P0 is not, this is not P0, this is not, ये वैल्यूज जो भी आ रही हैं ये प्रेशर ड्यू टू वेपर है। अंडरस्टूड? तो लिखो, स्टार्ट करो लिखना। If a pure liquid is taken in an initially evacuated container, if बोलिए क्या लेना है? Pure liquid is taken in an initially evacuated container, ये बना लेना डायग्राम। Okay, then with time, due to evaporation phenomena,
due to evaporation phenomena, number of vapor particle per unit volume will increase. Due to evaporation phenomena, number of vapor particle per unit volume will increase. कब तक increase करेगा? कब तक increase करेगा? Full stop लगाओ, आगे लिखो. This increase in number of moles of vapor per unit volume. This increase in number of vapor particles per unit volume. This increase in number of vapor particles per unit volume will take place till equilibrium is established. कब तक ये बढ़ेगा? जब तक equilibrium established नहीं होता. This will take place till equilibrium is established. Okay. This increase in number of vapor per unit volume will take place till equilibrium is established. Okay. So what do I mean by that? Once equilibrium is established, किसके बीच में equilibrium establish होने की बात हो रही है? Rate of evaporation, ये ब्रैकेट में लिख भी लो. Equilibrium is established between rate of evaporation and condensation. Rate of evaporation and condensation. Rate of evaporation and condensation. Note it down. अब मुझे बताओ, as the number of vapor particles per unit volume will increase, what will happen? The pressure due to vapor inside the container will also increase. पैराग्राफ चेंज करके लिखो. अब आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखो. As n vapor per unit volume, ऐसे ही लिखो. As number of mole of vapor per unit volume. Write like this. Number of mole of vapor per unit volume will increase. The pressure due to vapor in the container will also increase. As n by v of vapor is increasing, the pressure due to vapor inside the container will also increase, and it will reach at maxima. It will reach at its maxima. कब reach करेगा maxima पे? हाँ, it will reach at its maxima when equilibrium is established. When equilibrium is established, it will reach at its maxima when equilibrium is established. फिर पैराग्राफ चेंज करो. तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर अटेन हो रहा है ड्यू टू वेपर, इसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर. राइट इट डाउन. वेपर प्रेशर पी नॉट, ऐसे ही लिखो. वेपर प्रेशर. पी नॉट ब्रैकेट में लिख लेना. लिखो. दिस इज द मैक्सिमम pressure. This is the maximum pressure attained by the vapor particles Understood? कब attain होता है? It is attained when equilibrium between evaporation and condensation is established. Okay, so this maximum pressure due to vapor is termed as vapor pressure. This is the maximum pressure attained by vapor. कभी attain होता है? At equilibrium. किसके बीच में equilibrium बेटा? Evaporation and condensation. यहां तक सबको clear है? बोलो भाई, है ना? Clear है सबको? तो आप ये तीनों ग्राफ बना लो. फिर ये पी नॉट को ही क्या बोलते हैं हम? वेपर प्रेशर. ये सारे ग्राफ बना लो.
नोटेड, नोटेड डाउन। ओके, लिखो, नोटेड, यहाँ तो हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो। नोट कर लिया सबने? डन? हाँ जी, लिखिए। इफ if the if the solvent is water, if the liquid solvent is water, this vapor pressure is termed as aqueous tension। क्या बोलते हैं? समझ गए बात? इसी वेपर प्रेशर का नाम एक्वस टेंशन हो जाता है। कब? जब वो वाटर हो। समझ गए? चलिए कोई बात। फॉर water as a solvent, this vapor pressure is termed as aqueous tension। aqueous tension। this vapor pressure is termed as aqueous tension। ओके, कभी ऐसा लिखा रहे aqueous tension of water is this much, तो आप क्या समझोगे? उसने P नॉट ऑफ वाटर दिया हुआ। P नॉट क्या होता है कि जब लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, उस टाइम पे जो प्रेशर है वो। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा भाई, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब मैं उसको पी नॉट ही लिखूंगा बार बार, ठीक है? आपको दिमाग में बिठा लेना है, पी नॉट मतलब वेपर प्रेशर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, मुझे ये बताओ बेटा, क्या मैं इसके अंदर और वाटर डाल दूं और लिक्विड डाल दूं तो क्या ऊपर का प्रेशर बढ़ जाएगा? बोलो। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा सर। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। एंड किस पे? ऑफ कोर्स नेचर ऑफ लिक्विड पे भी, कि भाई वाटर में बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो वो थोड़ा कम इवापोरेट होगा। भाई अगर आप कोई और अमोनिया ले लोगे तो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या कितना मोल आपने लिया है, कितना बड़ा कंटेनर लिया है, उससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है सर। क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और कंडेंसेशन ये स्टार्टिंग से बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और ये इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडेंसेशन को इवापोरेशन तक आना पड़ेगा। तो N/V की वैल्यू चाहे बड़ा कंटेनर लो चाहे छोटा कंटेनर लो, हर बार यही वैल्यू अटेन करेगी। और जब हर बार यही वैल्यू अटेन कर रही है तो वेपर प्रेशर में बदलाव कहाँ हो रहा है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि वेपर प्रेशर, अमाउंट ऑफ लिक्विड, the type of container, the volume of the container in which we have taken, इन सब चीजों से ऊपर उठा हुआ है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैल्यू कांस्टेंट है। फिर अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मैंने पिस्टन लगा रखा था, अभी ये वेपर प्रेशर अटेन हुआ, अब मैंने क्या किया, पिस्टन को अचानक से उठा करके डबल वॉल्यूम तक ऊपर ले गया, तो बताओ, तो बोलोगे सर जैसे ही आपने पिस्टन ऊपर किया आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि पहले ये वॉल्यूम V था और वो N0 मोल आ गया था और ये किसी तरीके से इवापोरेशन के इक्वल हो चुका था, रेट ऑफ इवापोरेशन। फिर आपने वॉल्यूम डबल करके आपने इसकी जो वैल्यू थी ना उसको बाई 2 कर दिया बेसिकली, तो अब रेट ऑफ कंडेंसेशन घट गया, इवापोरेशन तो अभी भी वैसे ही है। तो फिर वही वाली बात कि 500 पार्टिकल ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे आने वाले सिर्फ 250 ही बचे। तो ओवरऑल फिर से सेकेंड आफ्टर सेकेंड वेपर में मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगेंगे, फिर से प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो हो कुछ ऐसा रहा है, अगर आपने वॉल्यूम अचानक से ऐसे ऊपर कर दिया तो कंडेंसेशन अचानक से नीचे आ जाए।
फिर ये बढ़ेगा टाइम के साथ, बढ़ते 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 फिर यहाँ आएगा, तो फिर से ये वही इक्विलिब्रियम प्रेशर अटेन कर लेगा। तो मतलब अगर इक्विलिब्रियम आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो बीच के टाइम में वो प्रेशर ड्यू टू वेपर गड़बड़ाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर की वैल्यू फिर से वही अटेन हो जाएगी, क्योंकि इवापोरेशन आपने डिस्टर्ब नहीं किया है। जब तक आप इवापोरेशन पे फर्क ना डालो, रेट ऑफ इवापोरेशन पे, तब तक पी नॉट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ पड़ा? तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, इट डज नॉट डिपेंड, it does not depend on the amount of liquid taken, does not depend on the amount of liquid taken. It does not depend on the amount of liquid taken and the container in which it is taken. The container in which it is taken. और क्या खास बात है? और क्या खास बात है? कौन से कंटेनर में लिया इस पे भी फर्क नहीं पड़ता है, कितना अमाउंट लिया इससे भी फर्क नहीं पड़ता, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज टेकन। अंडरस्टूड? लेकिन कहां तक, कब तक ऐसा होगा? जब तक लिक्विड इतना आपने लिया है कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। भाई पता चला, आपका दिमाग में आया कि सर ये लो, आप बोल रहे हो ना इस पर डिपेंड नहीं करता है, मैं एक बूंद पानी डालूंगा इसके अंदर, तो ये तो इवापोरेट होगा अपने रेट से जो होना है। अब ऊपर वेपर पार्टिकल इतने हो ही नहीं पाए कि कंडेंसेशन के बराबर वो कभी पहुंच पाए। मान लो बेचारा कंडेंसेशन होते होते यहीं कहीं खत्म हो गया, तो इतने पार्टिकल हो ही नहीं पाए, तब तो भाई इवापोरेशन ही डोमिनेट करेगा। तो ऐसे केस में लिक्विड जब बचा ही नहीं, तब ऊपर का प्रेशर कभी पी नॉट अटेन नहीं कर सकता। लिक्विड और वेपर दोनों का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना जरूरी है। लिक्विड खत्म हो गया, बहुत कम ले लिया आपने, लिक्विड ही खत्म हो गया, इवापोरेशन के टाइम पे ही लिक्विड गायब, खत्म हो गया पूरा, अभी वो पी नॉट अटेन नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में नहीं होगा। तो इसलिए लिख देना टिल द टाइम लिक्विड इज सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब समझ रहे हो ना, इतना लिक्विड रहना चाहिए कि लिक्विड, टिल द टाइम लिक्विड इज in sufficient quantity so as to attain liquid vapor equilibrium. Till the time liquid is in sufficient quantity so as to attain liquid vapor equilibrium. बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पर यूनिट सरफेस एरिया निकालोगे तो फिर से सेम हो जाएगा ना। समझ आया बेटा? यहां तक खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस पे। तो फिर वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा जब इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? तो पहला लिखो, नेचर ऑफ द फोर्सेस इन द लिक्विड टेकन। नेचर ऑफ द फोर्सेस, या सिंपली आप लिख सकते हो नेचर ऑफ सॉल्वेंट टेकन। अंडरस्टूड है भाई? उसका नेचर मतलब उसके अंदर के सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं उसके इंटरवल। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट टेकन, या नेचर ऑफ द लिक्विड। सॉल्वेंट क्यों बोल रहे हो, उसको लिक्विड ही बोलो, ठीक है चलेगा, एक ही वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम उसका यूज एज ए सॉल्वेंट ही कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ द लिक्विड टेकन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मेरे पास ना एक अमोनिया, बहुत लोअर टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, -40 डिग्री सेल्सियस। क्यों -40 ले लिया? क्योंकि -40 पे ही अमोनिया भी लिक्विड होगा, 180। समझ गए? चलो अच्छा, -40 पे अमोनिया मैंने ले लिया, और इसी के रेंज में अदर गैसेस भी ले लेता हूँ, अदर कोई लिक्विड है। या एक काम करते हैं, अगर आपको नॉर्मल लिक्विड देखना है तो इसको हटा दो, चलो नॉर्मल लिक्विड की मैं बात कर लूं। मैं बोलूं कि बेटा वाटर तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 के आसपास, 25 डिग्री के आसपास होता है ना। तो भाई वाटर एक लिक्विड है ना। अच्छा, और कोई एक दूसरा लिक्विड ले लेता हूँ, कौन सा? मान लो C2H5OH। अच्छा बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? समवेयर अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर से जल्दी ही बॉयल होता है,
अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इन दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसमें स्ट्रांग है, तो आप बोलोगे H2O में। किस रीजन से? क्योंकि याद, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट वाले रीजन से आप बोल सकते हो। या अगर आप ध्यान दो तो H2O के अंदर कितने लोगों को दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? और कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सराउंडेड होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल पे? 4। याद आ रहा है? तो ये 4 है, जबकि इसके अंदर सर OH एक तरफ तो दिख रहा है, दूसरी तरफ ये R ग्रुप आ गया। इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सटेंट को कम कर दिया। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको बताया भी था कि फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं, ये मोलर वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ जाए तो मोलर वेट से भी थोड़ा ज्यादा ऊपर इसको रखने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा भी ना हो कि मोलर वेट 50 टाइम्स बढ़ गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट्स में डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, यहाँ कम है, जबकि मोलर वेट देखो इसका ज्यादा है, इससे ऊपर हो जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि पता चला ब्यूटेनॉल से भी ऊपर हो जाएगा, इथेनॉल तक है, मिथेनॉल तक इतना चल जाता है। समझ आ रहा है? तो बेटा इन दोनों में पी नॉट किसका ज्यादा होगा? पी नॉट ड्यू टू वाटर से ज्यादा पी नॉट ड्यू टू C2H5OH होगा। क्यों ऐसा? भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना हाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना हाई, जिसमें फोर्सेस जितने ज्यादा, जिसमें फोर्सेस जितने ज्यादा 78, उसका इवापोरेशन का टेंडेंसी उतना ही कम। और जो कम इवापोरेट हो उसके वेपर्स कम कलेक्ट होंगे, वेपर कम कलेक्ट होंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी कम आएगा। सेम टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूं। समझ पड़ रहा है? लिखो ये बात। हाँ, जल्दी अटेन होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर रेट ऑफ इवापोरेशन कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन का ग्राफ नीचे आ गया, तो ये जल्दी अटेंड तो हो जाएगा यहाँ पे जाने के बाद, बट जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी तो कम हो गए ना, और उसी से ना प्रेशर डिफाइंड हो रहा है बेटा। हम यहाँ टाइम से इंटरेस्टेड नहीं है, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन होने के बाद के स्टोरी में इंटरेस्टेड। तो जब आप इसको नीचे करोगे तो N/V भी नीचे हो जाएगा, और N/V नीचे हो गया तो हमें मालूम है ये कम तो प्रेशर कम। हाँ बेटा आइडिया ले रहे हैं, बट होता यही है, आइडिया ले रहे हैं ना हम इससे। तो समझ आ गया बात? लिखो ये बात, लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। द पी नॉट ऑफ वाटर विल बी लेस देन पी नॉट ऑफ इथेनॉल। क्यों? क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इवापोरेशन का टेंडेंसी कम है। ये पूरा लिखो अपने से, अपने वर्डिंग्स में लिख लो जो भी लिखना है। क्या बेटा? इसका पी नॉट ज्यादा इसलिए क्योंकि इसके वेपर ज्यादा मिलेंगे। वेपर क्यों ज्यादा मिलेंगे? इसके अंदर अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो सेम टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर इवापोरेट होंगे। सिंपल सी बात है ना? तो इसमें फोर्सेस कम क्यों है वो कैसे मालूम चला? तो मैंने देखा यहाँ हाइड्रोजन का एक्सटेंट ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे कम। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपसे बात करूं, ये बताओ ध्यान से सुनो भाई, एक बेंजीन ले लूं और एक टॉल्यूइन ले लूं, ये C6H6 है और ये C7H10 है, आई गेस। देख लो, नहीं 8 है, देखो ना, अरे यही है ना। इन दोनों में पी नॉट किसका ज्यादा होगा? ये बेंजीन है, ये क्या है? टॉल्यूइन। किसका ज्यादा होगा बेटा? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा ना, तो सीधा आंसर देखो ना किससे? मोलर वेट से। देखो मैं एक टॉपिक बोल रहा हूँ, घर जाके रिवाइज कर लेना उसको।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके मैंने लास्ट में पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन उनके एप्लीकेशन, उस टॉपिक को रिवाइज कर लेना ना। जिनके पास वो नोट्स नहीं है या वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरे को मैसेज कर देना, या फिर आप एनसीईआरटी से ही मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ लेना, आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत परेशान नहीं होना है। और वैसे मैं बता रहा हूँ जितना उतना काफी है तुम लोगों के लिए। अभी से दिमाग में बिठा लो कि जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, मोलर वेट। और किस पे होता है, अब इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, मैं मोटे मोटे तौर पे बस आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जब मोलर वेट सेम हो जाए, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल, वो कब हो सकता है, आइसोमर। तो मैंने बताया था सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, फिर मैंने बोला था एक पोलराइजेबिलिटी। वेरी गुड, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान। तो ये उतने जनरलाइज नहीं है, लेकिन ये दोनों काफी जनरलाइज पॉइंट है, इसलिए इन दोनों को भी ध्यान रखोगे तो तुम्हारे आंसर काफी हद तक निकल जाए। पूरे ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। चलो भाई, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। तो मॉलिक्यूलर वेट इन दोनों में किसका ज्यादा है? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई उलटफेर हो रही है? नहीं सर। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ मिलता है? जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। समझ आ रहा है सबको? चलो भाई, तो मैंने आपको क्या बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग में? सबसे पहला फैक्टर मैंने क्या बताया कि भाई ये ओवरऑल कंटेनर के वॉल्यूम, कंटेनर के शेप क्या है, इन सब पे डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है फिर ये? किस पे डिपेंडेंट है बोलो? हाँ जी बिल्कुल, कि नेचर ऑफ लिक्विड कौन सा आपने लिया है, उसके अंदर फोर्सेस कैसे हैं। नेक्स्ट लिखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखो। हाँ हाँ, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? बेंजीन टॉलुएन में किसका ज्यादा होगा? बेंजीन का। पी नॉट ऑफ बेंजीन विल बी हायर। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पी नॉट ऑफ बेंजीन विल बी हायर देन पी नॉट ऑफ टॉलुएन। कहां से देखा मैंने? मॉलिक्यूलर वेट, फोर्सेस। हाँ जी, इनवर्स ऑफ, हाँ बिल्कुल, काइंड ऑफ, बिल्कुल समझ सकते हो इसको ना। चले आगे बढ़े बेटा, बोलिए। अगला पॉइंट लिखिए, मैंने बोला टेम्परेचर लिखो। अब कॉमन सेंस लगाओ और मुझे आंसर करो। बताओ, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बैरियर क्रॉस करके फटाफट सब वेपर में आएंगे। वेपर में आएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे। बोलो। तो अगर आप टेम्परेचर हाई करते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। लिखो, इफेक्ट लिखो टेम्परेचर के अंदर। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, if the temperature is increased, the vapor pressure value will increase. The vapor pressure value will increase. आगे बात समझ में सबको क्लियर है? अब आप देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया H2O, यहां से समझाना थोड़ा आसान है। लिक्विड से H2O कहां जा रहा है बेटा? वेपर में। बताओ, इसका इंथैल्पी चेंज को क्या मैं बोल सकता हूँ इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? क्या नहीं चलेगी भाई? कोई चीज लिक्विड से वेपर जा रहा है, उससे जो चेंज इंथैल्पी, उसका नाम क्या रख सकते हैं हम? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये लिखना हो क्या चीज, इनके प्रेशर के बारे में, तो मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कोरिलेट कर पा रहे हो। लॉग, ध्यान से, पी नॉट 2 अपॉन पी नॉट 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 आर 1/T1 - 1/T2। कहने का मतलब समझ आया क्या?
कि भाई अगर इसका वेपर प्रेशर P01 है किस टेम्परेचर पे, T1 पे, तो P02 कितना होगा एट टेम्परेचर T2, अगर वो निकालना है तो आप ये रिलेशन लगा के निकाल। अब ये कहां से आया, ये कहां से आया, बिल्कुल किसने बोला केमिकल इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। ये इक्वेशन का ओरिजिन हमारा कहां से है, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं थोड़ा सा बस दिखा देता हूं, ठीक है, और नहीं तो ये याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे बनने वाले हैं। इक्विलिब्रियम आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, ये याद कर गए तुम्हारा काम उतना ही इफेक्टिव है। बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ, जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम को अभी तक दिमाग में रखा है उनके लिए मैं बस एक दिखा दे रहा हूँ। बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp को मैं क्या लिख सकता हूँ इस रिएक्शन के लिए, हाउ कैन आई एक्सप्रेस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम, बोलो, और इसी को तो P0 बोल रहे हैं, अरे बोलो ना यार, मतलब Kp कुछ और नहीं P0 हो गया। तो आपको ध्यान है कि जो हमारा Kp का एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT था, याद है मैंने डिराइव करवाया, फिर लॉग लिया था दोनों तरफ, फिर 1 1 2 2 करके, फिर तो वहीं से तो आ रहा है यार, ये बेसिकली K2 है और ये K1 है, और ये डेल्टा H नॉर्मल की जगह वेपराइजेशन वाला हो गया, बस इतना ही फर्क है, वहीं से डिराइव्ड है ये, ठीक है, दिख गया। और आपको अगर ये दिखाओ नहीं दिखाओ इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन याद रखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, बस इस पे ध्यान रखो। मैंने आपको पिछले साल बोला था बहुत अच्छे से, जितने 11th पे तुम मास्टरी करोगे 12th उतना एफर्टलेसली तैयार होता जाएगा तुम्हारा, ये मैंने कई बार आपको बोल रखा है। और 11th की चीजें अगर बहुत अच्छे से नहीं तैयार है तो थोड़ा एफर्ट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं तैयार होगा, तैयार तो होगा ही यार, एफर्ट थोड़े बढ़ जाते हैं। अब जैसे ये मैंने इक्वेशन लिखा कायदे से, ये मैं आपसे पूछ सकता, ये बताओ भाई ये क्या होगा, मैं P1 दे देता, T1 दे देता, T2 दे के मैं P2 पूछ देता आपसे, बताओ आप एलिजिबल हो आंसर करने के लिए, ये मुझे बताने की ये इक्वेशन जरूरत नहीं थी, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद भी दिमाग में आप रखते हो, इसलिए मैंने बताया, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। इज दैट क्लियर, चले आगे बढ़े फिर। अब तो हमारा भाई वेपर प्रेशर से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई, ठीक। अब देखो अगर तुम्हें समझ पड़ा है तो इसका एक एप्लीकेशन करके देखते हैं कि तुम्हारे दिमाग तक गया है मेरी बात जितना मैं समझा रहा हूँ। चलो 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 एक क्वेश्चन करो, बस ये चेक करने के लिए कि आपके दिमाग में ये बात गई है या नहीं। राइट, लिखो, एट 300 Kelvin aqueous tension of water is 400 torr, at 300 Kelvin aqueous tension of water is 400 torr, लिख लिया इतना, अंडरस्टूड, यहां तक लिख लिया ना, लिख लिया, लिखो, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड ओवर लिक्विड वाटर, आई मीन ओवर वाटर लिख सकते हो, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड ओवर water inside a closed container fitted with piston. Now, oxygen is collected over water inside a container fitted with piston, movable piston, fitted with movable piston, such that the total pressure is found to be 700 torr. क्वेश्चन क्लियर हुआ, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन एकदम क्लियर रहना चाहिए। भाई मैंने इसमें ऑक्सीजन डाला और
इसका प्रेशर ऑब्जर्व किया, कितना आया प्रेशर इस लिक्विड, ये नीचे लिक्विड है और ऊपर ऐसा खाली जगह, ये पिस्टन लगा दिया है, तो मैंने प्रेशर कैलकुलेट किया, कितना आया 700 टोटल प्रेशर है, ऑफ कोर्स आप समझ रहे हो। नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस इज डबल्ड, ये जो खाली जगह था अगर इसका वॉल्यूम पिस्टन खींच के डबल कर दिया जाए, ये वॉल्यूम अगर V है तो ये 2V कर दिया जाए एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम, तो फाइंड द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। फाइंड द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। और क्या निकालना है आपको? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर, सॉरी पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन, दोनों चीजें निकाल। देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। हाँ, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, जितना पहले था उतना ही बाद में है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है। कितना आ गया बेटा सबका? आओ बस टाइम खत्म है, अब ध्यान से सुनो, आ जाओ देखते हैं, बस स्टॉप राइटिंग, नाउ लिसन अप। अभी कितने लोग कह रहे हैं सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन हो गया, एक तरफ जहां पे ऑक्सीजन बाय नेचर गैस है, O2 इज आइडियल गैस, वहीं दूसरी तरफ H2O का वेपर भी बीच बीच में आ रहा होगा, और जो आपने टोटल प्रेशर दिया है पक्का ये सम होगा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। अभी कितने लोग कह रहे हैं सर इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स होगी, कितनी होगी, यही सिखाया था ना मैंने, यही एप्लीकेशन है। देखो थियरी में सब सीख लिया था सबने, अब यहाँ कितना पेन चल रहा है उसी में मतलब पता चलता है।
लोग बोलते हैं कि भाई आईआईटी की तैयारी करने से बोर्ड में फेल नहीं हो जाओगे, ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर तुम्हें ये पता पड़ गया कि भाई पी नॉट बदल नहीं रहा है, तभी तो एप्लीकेशन कर पा रहे हो, बल्कि कई बार एप्लीकेशन करने से थियरी क्लियर होती। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, रूमर है ये सब। आप अगर ढंग से तैयारी कर रहे हो तो चांसेस है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। तो पी नॉट ड्यू टू वॉट, पी ड्यू टू वाटर कितना आएगा सर? यही आएगा 400। ये तो नहीं बदलता है, ये तो बल्कि पी नॉट ही होगा। और P ड्यू टू O2 हमें नहीं मालूम, वो हम निकाल लेंगे, 700 रख दूंगा। तो प्रेशर ड्यू टू O2 कितना है? 300 टॉर इनिशियल प्रेशर है। अब कितने लोग कह रहे हैं आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो वॉल्यूम डबल करने पे हाफ हो जाता है। कैसे मालूम? PV इज इक्वल टू nRT फॉर O2 नॉट फॉर H2O। ये ध्यान रखना, नहीं लगा सकते इससे। तो जब इसके लिए लगाओगे तो मोल तो फिक्स है, मैंने लीकेज कोई नहीं किया है, वॉल्यूम डबल कर दिया है। तो P1 V1 ऑफ O2 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 ऑफ O2। तो बताओ P1 V1 कितना है, प्रेशर कितना है? 300। वॉल्यूम कितना? V मान लिया, बाद में प्रेशर नहीं मालूम, लेकिन ये 2V हो गया, तो VV कैंसिल। P2 ड्यू टू O2 इज हाउ मच? 150 टॉर। और कितने लोग कह रहे हैं P2 ड्यू टू H2O वेपर विल ऑलवेज बी इक्वल टू P नॉट। ये कहाँ बदलने वाला है? आप वॉल्यूम डबल भी कर दोगे तो और वेपर ऊपर जाएंगे और जाएंगे और जाएंगे, फाइनली उसका प्रेशर उतना ही मेंटेन करेंगे। कितना आएगा ये? 400 टॉर। अब गेम ओवर हो गया। टोटल प्रेशर कितना आ गया? P ड्यू टू O2 प्लस P नॉट। कितने लोगों का करेक्ट हुआ था? हाथ उठाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए हो गया ये। हाँ, अभी इसी क्वेश्चन को मुझे कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको सीधा सीधा वैल्यू ना दे करके मैं टेम्परेचर भी इधर उधर करूंगा, डेल्टा एच प्रिपरेशन भी दे दूंगा, बोलूंगा बताओ टेम्परेचर इतना कर दिया तो क्या। तो एक आइडियल गैस को आप आइडियल गैस की तरह हैंडल करो, दूसरे वाले को आप वेपर की तरह से हैंडल करो, पी नॉट की तरह से। उसको हैंडल करने का तरीका अलग है, इसको हैंडल करने का तरीका अलग है। इन दोनों को मिला दो तो बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल वही लग जाएगा। ठीक है, समझ पड़ रहा है? चलो ग्रेट, आगे बढ़े फिर। तो भाई ये तो बात हो गई, मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बता दिया, वेपर प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। अब मैं एंटर करूंगा पहले टाइप का। तीन टाइप का सॉल्यूशन बताया था मैंने, लिक्विड सॉल्यूशन तीन टाइप के बताए, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। अब मैं पहले टाइप के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं, कौन सा है? तो हेडिंग डालो, गैस इन लिक्विड। वो तो रेट ऑफ इवापोरेशन के बराबर आएगा ना, तो उसको वहां से रिलेट ही नहीं, वो तो वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़े। हाँ जी, तो कौन सा सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं? गैस इन लिक्विड, है ना? आइए देखते हैं। फिर से मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर लूंगा, और यहां लिक्विड रख लूंगा। ये लिक्विड है, और कोई एक आइडियल गैस मान लो मैंने ले लिया, कोई भी एक गैस, सुपर गैस, कोई भी एक गैस ले सकता हूं मैं। अगर मैं एक स्पेसिफिक केस बनाना चाहूं तो ऊपर मैं ले लेता हूं, सबसे कॉमन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। तो मैं अंदर वाटर ले ले रहा हूं लिक्विड, और ऊपर क्या ले ले रहा हूं? से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खूब सारे ऑक्सीजन ऊपर है, तो कितने लोग बोल रहे हो सर डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रेशर ये कुछ ऑक्सीजन पेनिट्रेट करके अंदर भी आ जाएगा? बोलिए, ये O2 भी अंदर आ गया। कितना गैस डिसॉल्व होगा
लिक्विड के अंदर, ये किस पे डिपेंड करेगा? उस गैस का ऊपर से प्रेशर कितना है। किधर प्रेशर? ये जो सरफेस है ना लिक्विड का, सॉलिड लिक्विड गैस इंटरफेस, इस सरफेस पे वो कितना प्रेशर डाल रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा ये कितना पेनिट्रेट करके अंदर जा रहा है। और जितना ज्यादा इनसाइड जाएंगे उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इसी को एक एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी। इसी को हम लोग हेनरी लॉ से जानते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉ है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कोई लेमैन भी समझ सकता है कि अगर आप गैसेस का प्रेशर बढ़ाओगे तो वो गैस लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होंगी। बड़ा सिंपल सा है, यही नहीं बता दिया, हीरो बन गया। फिर लिखो, लिखो हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। लिखो, स्पेलिंग लिख लिया सबने? तब तुम लोग तो हीरो हो ही खुद। लिखो, द solubility of a gas, the solubility of a gas or the amount of gas dissolved in a liquid or the amount of gas dissolved in a liquid will be directly proportional to, किसके proportional होगा? किसके proportional होगा? The partial pressure of the gas. The solubility of the gas will be proportional to partial pressure of the gas applied over the liquid surface. Partial pressure of the gas applied over the liquid surface. अब इसी को लिख लो, दैट इज कि भाई आप जितना ज्यादा प्रेशर करोगे किसी गैस का उतना ही उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब इस बार इस सॉल्युबिलिटी को मैं किस टर्म में मेजर कर रहा हूं? भाई सॉल्युबिलिटी जरूरी नहीं है कि मैं हर बार मोलारिटी में ही लिखूं। आई हैव सो मेनी कंसंट्रेशन टर्म, तो इसलिए हेनरी का जो हमारे एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन है मैं उसी को बस पकड़ रहा हूं। तो क्या है उसमें? उसमें उन्होंने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये कहां का मोल फ्रैक्शन है? ये कहां का है भाई? गैसेस के दो जगह मोल फ्रैक्शन हो सकते हैं, क्योंकि गैस लिक्विड के अंदर भी प्रेजेंट है। तो यहां जब निकालेंगे तो इसमें मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड आएगा। लेकिन ऊपर भी तो हो सकती है दो तीन गैसेस, तो ऊपर अगर मोल फ्रैक्शन देखना हो तो वो एक अलग कहानी हो जाएगी। इसलिए ये क्या है? ये तो सॉल्युबिलिटी है ना। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब इनसाइड जितना डिसॉल्व्ड है उसकी बात कर रहा हूं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस proportional to solubility and vice versa, solubility is proportional to pressure. Is that clear? जहां पे ये किसके अंदर का है मोल फ्रैक्शन? solubility in terms of, बल्कि पूरा लिखो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। solubility in terms of mole fraction. In terms of mole fraction. अब ये मोल फ्रैक्शन कहां का है? सॉल्यूशन की बात हो रही है। इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये गैस इन लिक्विड यहां है ना बेटा, यहां की बात हो। तो कहोगे ऊपर भी तो बन सकता है सर कुछ ना कुछ। क्या बन सकता है? गैस भी है, वेपर भी आ सकता है। तो गैस वेपर सॉल्यूशन ऊपर बन गया, मतलब बेसिकली तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं किधर इंटरेस्टेड हूं? यहां इंटरेस्टेड हूं, यहां। समझ गए ना? मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करना चाह रहा हूं, गैसेस का इनसाइड लिक्विड, जहां लिक्विड सॉल्वेंट हो और गैस क्या बन रहा हो? सोल्यूट बन रहा हो। मैं उसमें इंटरेस्टेड। इज दैट क्लियर? बोलिए भाई।
अब देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो प्रेशर ड्यू टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जहां पे के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, राइट। ठीक है, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। आज इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स जो गैस है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड डॉट 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 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ द लिक्विड, कैपिटल एन लिख दे रहा हूं, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट। ये है इसका मतलब। ये साफ समझ में आ रहा है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना डिसोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आते हैं, समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, अगर ऐसे एक्सप्रेस किया है बेटा तो उस समय के एच का यूनिट क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, मोल बाई मोल कट जाता है, तो इसका यूनिट क्या होगा? प्रेशर का ही यूनिट। तो इसलिए के एच की वैल्यू दी रहती है प्रेशर से टर्म में, राइट। तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है, मैं अभी आपको थोड़ा सा वैल्यूज भी बताऊंगा, अभी फिलहाल इस पे आज। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब बताओ बेटा किस पे डिपेंड करेगा ये? तो अगर आपने गिवन लिक्विड कोई ऐसा रख लिया है फिक्स, और गैसेस बदल बदल के लेके आ रहे हो। अब गैसेस बदलने का मतलब, एक बारी आपने हीलियम लिया, एक बारी फिर आपने ले लिया CO2, फिर एक बारी आपने अमोनिया ले लिया। तो नेचुरली जो गैसेस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं वो ज्यादा डिसॉल्व होंगी, क्योंकि उनमें फोर्सेस अच्छे हैं, वो लिक्विड के साथ अच्छे से मिंगल करेगा। बोलो। और जो गैसेस को लिक्विड इजीली नहीं बना सकते हो, यानी यहाँ पे भी क्या आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो बताओ मुझे, हीलियम CO2 अमोनिया में सबसे आसानी से कौन लिक्विड बन सकता है? अमोनिया। क्यों? क्योंकि सर मॉलिक्यूलर वेट देखे तो ये ज्यादा है, बट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अरे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? तो NH के बीच में जो पोलैरिटी डेवलप हुई है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे दूसरे मॉलिक्यूल डाइपोल के थ्रू जुड़ जाते हैं। ये जो फोर्स है ना, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक तरह से दो मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम कर रहा है। ये सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही तो है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाला, जहां पे हाइड्रोजन आ गया जो कि ब्रिज का काम करता है, इसलिए बहुत स्ट्रांग होता है। यही है हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है ये। तो सबसे ज्यादा इसका होगा सॉल्युबिलिटी, फिर इसका और इसका। इन दोनों में क्यों, क्या ध्यान दे रहे हैं? सिंपल मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये खुद है मोनोएटॉमिक है, तो नॉन ही पोलर, तो दिमाग ही नहीं लगाना है, मोलर वेट लगा करके मैंने कर दिया। तो इसमें सॉल्युबिलिटी इनके लिए ऐसे ऑर्डर होगा। तो इजिली लिक्विफाइबल गैसेस विल डिसॉल्व मोर एट सिमिलर कंडीशन। समझ गए ना बात? तो लिखो सबसे पहला फैक्टर्स में, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में सबसे पहला लिखो नेचर ऑफ द गैस।
और वहां ये पॉइंट लिख लो, easily liquefiable gases will dissolve more. Easily liquefiable gases will dissolve more. Easily liquefiable gases will dissolve more. That is, आप लिख सकते हो solubility का ऑर्डर ऐसा होगा, हीलियम से ज्यादा CO2, CO2 से ज्यादा अमोनिया। क्या बोल रहे हो बेटा? तो अरे तुमने, अच्छा ठीक है, गुड गुड पॉइंट। पहली बात तो ये गैस फॉर्म में मैं देख रहा हूँ, इसे गैस से कहाँ जाना है, लिक्विड। किससे इंटरेक्ट करना है, मान लो वाटर है तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो जिस गैस में ऑलरेडी अगर अट्रैक्शन अच्छा हो वो वाटर के साथ भी ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन शो करे। भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो और अच्छी हो गई ना, तो वाटर के साथ अच्छे से मिंगल हो पाएगा, है ना। तो ऐसे सोचने की, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि पहले खुद का बॉन्ड ब्रेक करेगा तब तो वहां जुड़ेगा, ऐसे सोच रहे हो, तो वो पहले ही ब्रेक हुआ है क्योंकि वो गैस फेज में है, तो वो तो स्टैब्लिश होने का दिमाग ही नहीं लगाना, वो लिक्विड होते तब ना पहले तोड़ करके फिर कुछ करना पड़ता। फिलहाल ये क्लियर है सबको, तो बस सिंपल सा पॉइंट है भाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा फैक्टर है सर? प्रेशर अपने आप में, वो तो मैंने यहीं पे हेनरी लॉ में डिस्कस कर दिया, तो लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, the partial pressure of the gas is more, if the partial pressure of the gas is more, if the partial pressure of the gas is more, if the partial pressure of the gas is more, what will happen? Solubility will be, solubility will be more. Next लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सबसे इंटरेस्टिंग और यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आप याद करो बच्चों किसी भी इक्विलिब्रियम में, ये बेसिकली कैसा इक्विलिब्रियम है, ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है ये कैसा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि गैस, चाहे वो CO2 हो या वो मिथेन हो, कोई भी गैस हो, गैस किससे लिक्विड में जब आप मिक्स कर रहे हो तो गैस लिक्विड का आपस में एक तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, यही हो रहा है ना बेटा। कितने समझदार प्राणियों को लगता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह ही होगा, दिस विल बी एन एक्सोथर्मिक, डिसॉल्विंग अ गैस इन लिक्विड विल बी एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना, वो एंडोथर्मिक नहीं हो सकता, ये एक्सोथर्मिक होगा ऑलवेज, क्योंकि यहां देखो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, अरे वीक ही फोर्स सही लेकिन एक्स्ट्रा बॉन्ड तो बन रहा है, अरे CO2 H2O के पास जा रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन तो हो रहा है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हो रहा है बेटा, वही इनको किसमें लीड कराने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी घटेगी, अट्रैक्शन होगा, घटेगी तो एनर्जी गई कहाँ, बाहर निकल जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। सिस्टम की एनर्जी पहले हाई थी अभी लो हो गई, तो गई कहाँ एनर्जी, वो बाहर ही निकल रही है, एक्सोथर्मिक होता है इनका इंटरेक्शन, एक्सोथर्मिक। और खास बात, अब तो आप इंट्रोपी भी पढ़ चुके हो, इंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देख के बताओ, इंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव होगा या नहीं, चेंज इन इंट्रोपी, तो बड़ा सिंपल सा है सर, आपने बताया था कि गैसेस की इंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है दुनिया, फिर किसकी इंट्रोपी, वो तो लिक्विड, फिर किसकी इंट्रोपी, तो यहां बेचारा गैस पूरा फ्री है, घूम रहा है, इधर की तरफ आया तो वो बेचारा बन गया, लिक्विड के साथ इंटरेक्शन हो गया उसके, तो इसकी रैंडमनेस कम हुई ना गैस की, अगर गैस की रैंडमनेस कम हो रही है तो एंट्रोपी प्रोडक्ट साइड की डिक्रीज हो गई, रिएक्टेंट साइड की हाई है, तो डेल्टा एस। अब याद करो ये इंटरेक्शन तो अपने आप में हो रहा है ना, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, और कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा जी उसका नेगेटिव होना चाहिए, बोलो। तो बेटा इसके तीनों टर्म देखो नेगेटिव है, डेल्टा एच भी
डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन भी एंड डेल्टा जी भी। अरे आ रहा है क्या समझ में? अरे बोलो यार बच्चों, क्लियर हो रहा है? अच्छा एक और बात मुझे समझाने की कोशिश करो, डेल्टा जी को नेगेटिव करने में किसका हाथ है, इंथैल्पी का या एंट्रोपी का? दोनों का नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस। तो यहाँ माइनस टाइम ऑफ डेल्टा एच है और डेल्टा एच खुद क्या था, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या हो गया, ये तो उल्टा डेल्टा जी को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज इंथैल्पी ड्रिवन चेंज, एंट्रोपी ड्रिवन चेंज नहीं है, इंथैल्पी ड्रिवन है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होता इस केस में तो ये डिसॉल्व ही नहीं होता, ये प्रोसेस होता ही नहीं, स्पॉन्टेनियस बनता ही नहीं, क्योंकि दूसरा फैक्टर तो बेचारा ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। तो कई बार अगर आपको ये भी ना समझ में आ रहा हो इस तरह से, तो आप उल्टा सोच सकते हो, क्योंकि डेल्टा एस तो साफ समझ में आ जाएगा, वो तो आसान होता है भाई, जिधर ज्यादा गैस है उधर की एंट्रोपी हाई, सिंपल सी बात। इधर अब गैस थोड़ी ना रह गया, इधर तो बंद गया ना वो, बेसिकली वो लिक्विड के फॉर्म में चला गया। ये तो लिक्विड फॉर्म है ना बेटा, ये लिक्विड फॉर्म है और ये तो प्योर गैस। तो गैस से लिक्विड बन गया, उसकी एंट्रोपी घट गई, तो एंट्रोपी कम हो गई भाई, ये ऑलरेडी फैक्टर पॉजिटिव है, तो ये फिनोमेना खुद हो रहा है, वो तभी तो वहां से भी आंसर आपका आ जाता है कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अब याद करो, ऐसे इक्विलिब्रियम जिसका डेल्टा एच नेगेटिव हो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा? बैकवर्ड आएगा, बिल्कुल। अरे बाबा एक्सोथर्मिक के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड आने का मतलब डिसॉल्व हो रहा है या उल्टा बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। राइट इट डाउन। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature the solubility of gas, on increasing temperature the solubility of gas decreases, on increasing temperature the solubility of gas decreases। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि रिएक्शन कैसा है, हाँ तो लिख लो, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है तो उसका एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलो, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज, हाँ जी, नेगेटिव और एक्सोथर्मिक। अंडरस्टूड? अब ये सारे पैरामीटर लिख लो फटाफट, और जो इधर लिख कर दिखाया मैंने, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एच, सब लिख लो। इस साइड बेटा हमारा गैस था और इस साइड वो लिक्विड के अंदर चला गया। गैस अपने आप में ज्यादा रैंडम होता है, वो अगर लिक्विड में चला गया तो उसकी रैंडमनेस कम हो गई। बोलो, गैस फ्री फॉर्म में है तो पूरा घूम सकता है, इसके अंदर आ गया तो बाउंडेड हो गया ना इतने ही सिस्टम के अंदर, तो उसकी रैंडमनेस कम हुई। तो लेफ्ट साइड ज्यादा रैंडम है, राइट साइड कम रैंडम है, एंट्रोपी लेस माइनस मोर विल बी नेगेटिव क्वांटिटी। आ गया बच्चों? अच्छा अब देखो केएच के बारे में भी पूछता है कि केएच किस पे डिपेंड करता है। जो हेनरी कांस्टेंट है, आखिर वो रियल में कांस्टेंट है क्या, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जैसे आइडियल गैस होता है कि O2 के लिए भी वही वैल्यू है, हीलियम के लिए भी वही वैल्यू है? ऐसा नहीं। खुद दिमाग लगाओ कि भाई सेम ही प्रेशर पे कोई गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा, कोई कम डिसॉल्व होगा, तो उसमें कौन मॉनिटर कर रहा है? केएच ही तो कर रहा है। तो जो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो सेम प्रेशर पे, ज्यादा डिसॉल्व हो, जो ज्यादा डिसॉल्व होंगे उन सेम प्रेशर पे,
उसका KH कम हो जाएगा, यही ना। और ज्यादा डिसॉल्व कौन होता है? जो आसानी से मिंगल हो सके, जो इजिली लिक्विड बन सके, है ना। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा, हीलियम जल्दी डिसॉल्व होगा कि CO2 जल्दी डिसॉल्व होगा? CO2। अच्छा, CO2 जल्दी डिसॉल्व होगा, ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो ये हाई, तो KH क्या हो गया? कम। तो अगर मैं KH की बात पूछूं तो KH का ऑर्डर क्या होगा? KH ऑफ हीलियम विल बी हायर एज कंपेयर टू KH ऑफ, समझ गया ना बात? क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? तो लिखो, हेनरी कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन the nature of solution, that is the nature of gas as well as the nature of liquid. The value of Henry constant depends on the nature of solution. What do I mean by that? The nature of the gas and the nature of, बोलो, हाँ जी, nature of liquid, nature of the gas and the nature of liquid, है ना। और किस पे डिपेंड करता है? और किस पे डिपेंड करता है? तो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, KH is equal to P/X। तो सेम प्रेशर पे जिसका सॉल्युबिलिटी हाई हुआ उसका KH लो हो जाएगा। मोर सॉल्युबल गैसेस का हेनरी कांस्टेंट लो होता है, मोर सॉल्युबल गैसेस का हेनरी कांस्टेंट लो होता है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर प्रेशर इज सेम। ओके, द हेनरी कांस्टेंट ऑफ द गैस व्हिच इज मोर सॉल्युबल विल बी लेस। अंडरस्टूड ना? अब ये एग्जांपल लिख सकते हो, KH ऑफ हीलियम विल बी हायर देन KH ऑफ CO। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करें, बोलिए। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? बिल्कुल होगा सर। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ध्यान से सुनो, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो KH बढ़ेगा या घटेगा? बस सोच के बताओ मुझे। टेम्परेचर हाई करोगे तो KH बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल सही, देखो एकदम सही पकड़ा इसने। बोल रहा है कि सर अभी आपने KH यही दिखाया ना कि भाई प्रेशर डिवाइडेड बाई सॉल्युबिलिटी, और थोड़ा देर पहले ही अभी हमने सीखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये कम होगी तो KH तो बढ़ जाएगा ना टेम्परेचर। तो लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज। तो अगर अब देखो मैं एक ट्रिक दूं, आपके दिमाग में हमेशा सेट हो जाएगा। KH को ऐसे ही सोचो जैसे वो वेपर प्रेशर हो, P0। तो सारी बातें वैसी मैच कर रही हैं। P0 भी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है, तो KH भी बढ़ रहा है। बोलो ना, बोलो भाई। फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई हो जाए तो P0 की वैल्यू कम हो जाती थी। यहाँ पे भी वही बात है भाई, CO2 में ज्यादा बेटर फोर्सेस थे, उसका KH कम था। तो आप इन दोनों को एक जैसा समझोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा कि जो वेपर प्रेशर P0 है और KH है, ये दोनों एक जैसे ही हैं। अगर इनको कोरिलेट कर पाओ तो दोनों चीजें, एक चीज पढ़ो, दोनों टारगेट करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। समझ आ गया बेटा, है ना? अब चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सोच करके बताना, ठीक है? बस मुझे आइडिया चाहिए, आई डोंट वांट यू टू राइट द सॉल्यूशन फॉर इट, जस्ट गिव मी द आइडिया। सोचो, क्योंकि देखो मैंने बोला है, अगर आपने ढंग से सोच लिया क्वेश्चन पढ़ने के बाद, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है, क्लैरिटी आने में टाइम लगता है कि पहले अप्लाई क्या करना है। देखो मैंने क्या लिया बेटा, ऊपर लिया एयर। एयर में क्या क्या होता है? मान लो 80% नाइट्रोजन है एंड 20% ऑक्सीजन है। अच्छा, कितना प्रेशर लिया मैंने? ऑफ कोर्स एयर लिया है एट 1 atm। अब मैंने दोनों का KH दे दिया है, KH ऑफ N2 भी आपको मिला हुआ है और KH ऑफ O2 भी आपके पास मिला हुआ है। KH ऑफ O2 भी दोनों दिया हुआ है। अरे एक का वैल्यू X मान लो, एक का वैल्यू Y मान लो, यार दिया हुआ है तुमको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एटीएम। अब मैं पूछूं कि बेटा दोनों की सॉल्युबिलिटी का रेशियो बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 टू सॉल्युबिलिटी ऑफ O2, इनका रेशियो मुझे चाहिए।
सोचो पहले कैसे निकलेगा, उसके बाद प्रोसीड करना। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, आई हैव कलेक्टेड एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द लिक्विड वाटर सरफेस। अरे जो जनरल केस है भाई, नॉर्मल केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm, उसमें कौन सी गैसेस है, यही दोनों तो है मेजर गैसेस। हाँ थोड़े बहुत CO2 भी है, थोड़े बहुत हीलियम भी है, थोड़े बहुत अदर गैसेस भी है, बट मेन तो O2 N2 ही है। एयर में और भी कुछ होता है क्या? मेन तो यही दोनों है। तो मेन अगर यही दोनों है तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये मान लो सुखना लेक है और ये ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप बताओ इसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है और जो नाइट्रोजन डिजॉल्व है उसका रेशियो कितना होगा एट सेम टेम्परेचर, अगर आपको KH एंड KH दोनों का दिया हो तो। निकल गया? गुड। सोच लिया सबने? कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको? ट्राई करो, ट्राई करो रफ में। एज्यूम करो कि KH दोनों का XY है, उसी के फॉर्म में निकालो, देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो बाद में इनकी वैल्यू होगी वो रख लेना अपना, हमें तो भाई इससे मतलब है। चलो देखें, देखो करें अब, चलो चेक कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत। जस्ट 1 मिनट मोर। कितने लोग का हो गया? हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, आइडिया ले लिया, कितने लोग का हो गया? आओ देखते हैं, करें। आइए प्यारे बच्चों, देखा जाए। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले तो बोलोगे सर आपने अभी तक एक ही फॉर्मूला ही बताया। भाई किसी का अगर प्रेशर मालूम हो और KH मालूम हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी निकल जाती है, XO2। तो उसी तरीके से PN2 का वैल्यू क्या होगा? KH N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अरे यही होगा ना बेटा, बोलो। अब मुझे क्या रेशियो चाहिए था? N2 टू दिस, तो कितने लोग करें, इनका रेशियो ले लोगे तो अगर इनके पार्शियल प्रेशर आप लिख दो, वो वैल्यू अगर आपको मालूम हो तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो आपने दिया है, कितना है?
x दिया है, ये वैल्यू कितना दिया है y। अगर ये कहीं से पता कर दो तो हम रेशियो निकाल लेंगे, एक लाइन का काम। कितने प्रभु लोग कैसे देख रहे हो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सर जब आपने बता ही दिया है उनका परसेंटेज कितना है, तो हमने बचपन में पढ़ा था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब वो पार्शियल प्रेशर का लॉ क्या था कि पार्शियल ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। और टोटल प्रेशर कितना है भाई इसका 1 atm इनटू मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का कितना है, तो 20% ऑक्सीजन है, 20 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, 20 सॉरी मिलके तो कितना आ गया 0.2 atm। तो प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन कितना आ जाएगा 0.8 atm। इसी तरीके से आ गया क्या, उठा करके यहाँ रख दो यार, पॉइंट इधर रख दो 0.8, चुपचाप रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। कितना घटिया सा क्वेश्चन था, बस यहाँ करना था। अब मैं ये सब नहीं पूछता, आपको बोलता भाई 80% ऑक्सीजन है, इतना परसेंट ये टोटल प्रेशर बताओ पास, तब आप वहां निकाल लेते। लेकिन इसमें 2 स्टेप जोड़ दिया है बस, इधर की कहानी इधर देखो, नीचे वाली कहानी नीचे देखो। लग गई, हालत खराब हो गई तुम लोग। समझ पड़ा? कितने लोग इस तरह से सोच पाए थे, आप बताओ। चलो बहुत बढ़िया, चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ वो भी चलेगा बाबा। अरे मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ डाल्टन लॉ खुद कहाँ से आया हुआ है, आइडियल गैस इक्वेशन से P = तो आप वहां से भी तो सोच सकते थे कि जो प्रेशर का रेशियो होगा इनका ऊपर, वो इनके मोल रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, ऊपर जो वॉल्यूम है वो भी सेम है। तो वैसे भी कर सकते थे, वो भी चला जाता, तो भी तो आता 0.8 0.2, कहाँ गलत होता है यार। मैं यहाँ से ये सिखाना चाह रहा था कि ऊपर अगर एक से ज्यादा गैसेस हो जाएं तो उनके पार्शियल प्रेशर देखना और उसी से उनकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करना। ये नहीं कि यहाँ XO2 लगाना है, यहाँ भी प्रेशर 1 लिख रहे हैं, इधर भी प्रेशर 1 लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर 1 atm प्रेशर है। नहीं भाई, जो गैस का प्रेशर है वो प्रेशर रखना है। ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रहा है तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है। सो विद दैट नोट वी आर डन विद टुडेज क्लास, और एक टाइप का सॉल्यूशन खत्म हो गया है। अगली वाली क्लास में हम सेकंड टाइप के सॉल्यूशन को कवर करेंगे, कौन सा, लिक्विड इन लिक्विड। और वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सबके लिए बस यही इंस्ट्रक्शन है कि भाई ऑफलाइन आओ क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि यार इन चीजों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल।